Welcome friends, today we will discuss 16 finance commissions. Now, first of all, क्या क्या देखेंगे, क्यों न्यूज में है 16 फाइनेंस कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, देन इसका कंपोजिशन क्या है, फंक्शंस क्या होते हैं फाइनेंस कमीशन के, इसके पहले के फाइनेंस कमीशन मतलब 15 फाइनेंस कमीशंस के रिकमेंडेशंस क्या थे, एंड देन ऑब्वियसली चैलेंजेस क्या है 16 फाइनेंस कमीशन के सामने, एंड देन एज यूजुअल कंक्लूजन एंड मेंस एंड प्रीलिम्स क्वेश्चंस. So let's start the video. Why news? Recently, government ने former vice chairman of नीति आयोग अरविंद पंगारिया इन्हें फिनांस कमीशन के चेयरमैन एज अपॉइंट किया है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए आ सकता है. अरविंद पंगारिया जो कि पहले नीति आयोग के वाइस चेयरमैन थे, उन्हें 16 फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है. एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट 16 फाइनेंस कमीशन अपना रिपोर्ट जो है वो अक्टूबर 31 2025 तक सबमिट करेगा, और ये लागू कब से होगा, 5 साल के लिए, फ्रॉम अप्रैल 1 2026. सो ये क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ प्रीलिम्स में आ सकते हैं, इसे याद रखना. देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर फाइनेंस कमीशन है क्या, इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? आंसर इज यस. Why it is constitutional body? Because it is clearly specified in the Constitution under Article 280. Let us see क्या कहा है Article 280 में. Article 280 में clearly कहा है कि President within 2 years from the implementation of this Constitution, commencement of this Constitution, and thereafter every 5 years or earlier. मतलब President हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करेंगे. इसमें एक चेयरमैन होंगे और 4 मेंबर होंगे. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो फाइनेंस कमीशन है कौन से आर्टिकल के अंडर, आर्टिकल 280. फाइनेंस कमीशन अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट. आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, 5 ईयर्स. इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन प्लस 4 मेंबर्स. अपॉइंट कौन करता है सबको, प्रेसिडेंट. देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मेंबर के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट? नहीं, यहां क्लियरली लिखा है इट इज पार्लियामेंट बाय लॉ डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन. मतलब क्वालिफिकेशन एंड ऑल डिटेल्स कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट. ये याद रखना एग्जाम के लिए. देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सब फाइनेंस कमीशन का ड्यूटी क्या है, फंक्शन क्या है. लिसन, वो भी आर्टिकल में क्लियरली स्पेसिफाई किया है. इसका मेन ड्यूटी है टू रिकमेंड प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को रिकमेंड करना. किसके बारे में, फर्स्ट रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू. जो टैक्स रेवेन्यू है इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट के बीच में कैसा होना चाहिए. मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो टैक्स रेवेन्यू है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट के बीच में कैसा होना चाहिए, ये पहला चीज. और दूसरा, अमंग स्टेट्स में कैसा होना चाहिए. 2 चीजें हो गई. तीसरा, इतना ही नहीं, सेंटर से स्टेट्स को जो ग्रांट इन एड मिलता है, अनुदान, आर्टिकल 275 इसके बारे में इंपॉर्टेंट है. तो ये ग्रांट्स इन एड किसे मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए और कौन से पैरामीटर पे मिलना चाहिए, ये फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है. इतना ही नहीं, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दैट इज पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी है, उनके फाइनेंसेस के बारे में भी ये रिकमेंडेशंस देती है. नॉट ओनली दिस, एनी अदर मैटर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एनी अदर मैटर विच इज रेफर्ड टू कमीशन बाय प्रेसिडेंट रिगार्डिंग साउंड फाइनेंस. मतलब साउंड फाइनेंस के लिए अगर कोई और मैटर है तो उसके बारे में भी ये रिकमेंडेशन कर सकता है. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, चारों फंक्शन. पहला, रिगार्डिंग रिकमेंडेशन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड अमंग स्टेट्स, कैसे करना है, हॉरिजॉन्टल भी. सेकेंड, सेंटर से स्टेट्स को जो ग्रांट्स मिलता है वो ग्रांट्स किसे मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, किस आधार पर मिलना चाहिए, इसका रिकमेंडेशन. तीसरा, मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट फंड्स फॉर पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, इसके बारे में. एंड चौथा, अगर कोई और फंक्शन जो प्रेसिडेंट उन्हें सौंपते हैं रिगार्डिंग साउंड फाइनेंस. सो आई होप आर्टिकल 280 ऑफ फाइनेंस कमीशन के फंक्शंस तो क्लियर हुए. चलो आगे चलते हैं. देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैसे 5 मिनट पहले मैंने ही कहा था कि सब फाइनेंस कमीशन के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, तो यहाँ पे फाइनेंस कमीशन रूल्स 1951 है. इसके तहत क्राइटेरिया दिया गया है मेंबर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में. ना मेंबर्स अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट. बट क्राइटेरिया हमने क्या कहा था, पार्लियामेंट बाय लॉ इसे डिसाइड करती है. तो क्राइटेरिया के अनुसार यहाँ पे जो 4 मेंबर्स होंगे उनके लिए क्राइटेरिया दिया गया है. फर्स्ट, एक तो हाई कोर्ट के जज होने चाहिए,
और क्वालिफाइड टू बी अ जज, हाई कोर्ट के जज होने के क्वालिफाइड होने चाहिए। दूसरा, दे शुड हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑब्वियसली भाई गवर्नमेंट का काम करना है तो गवर्नमेंट के फाइनेंस और अकाउंट्स के बारे में उन्हें अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तीसरा, he should have wide experience in financial matters and administration. Obviously finance commission deals with finance, so उन्हें फाइनेंस के मैटर में एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। तो ये हो गया आपका थर्ड। एंड फोर्थ, अ पर्सन हु हैज स्पेशल नॉलेज इन इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स में अगर आपका अच्छा नॉलेज है तो आपको भी मेंबर अपॉइंट किया जा सकता है। तो आई होप फाइनेंस कमीशन रूल्स 1951 एंड क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर इज क्लियर। थोड़ा आगे चलते हैं। देन कम्स द नेक्स्ट, अगर आप आज तक के 15 फाइनेंस कमीशन देखेंगे, ये 14 लिखा है, 15 फाइनेंस कमीशन देखेंगे, सो यू विल कम टू नो दैट मोस्ट ऑफ द फाइनेंस कमीशन में हम देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे इकोनॉमिक एक्सपर्ट, पॉलिटिशियन, इन्होंने इसका चेयरमैनशिप किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे द फर्स्ट 1951 में केसी नियोगी, देन संथानाम, देन चंदा, देन महावीर त्यागी, सो ऑन। इसमें पॉलिटिशियन भी थे क्या? यस, इसमें पॉलिटिशियन लाइक वाई.बी. चौहान वगैरह भी थे। दैट मीन्स फाइनेंस कमीशन का चेयरमैनशिप पॉलिटिशियंस के पास भी जा चुका है, इकोनॉमिक्स के थ्रू भी जा चुका है। कुछ मेंबर प्लानिंग कमीशन के भी रहे थे जो पार्ट टाइम या फुल टाइम मेंबर हो सकते हैं यहाँ पे। देन कम्स द नेक्स्ट, जजेस हु ऑक्यूपाइड द पोजीशन ऑफ ईदर चेयरमैन और द फर्स्ट कमीशन बार 10th have been absent from 12th commission onward. So ये दिखाता है कि आज तक के फाइनेंस कमीशन में कितने एक्सपर्ट, दैट इटसेल्फ मीन्स फाइनेंस कमीशन एक काफ़ी हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसमें से पता चलता है। देन कम्स द नेक्स्ट, कि सर फाइनेंस कमीशन तो आप बोल रहे हैं कि हर 5 साल के बाद आता है, हर 5 साल में प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, तो उसमें क्या है, उसका जो रेगुलर काम होगा वही वो करता होगा? आंसर इज नो। अगर आप फाइनेंस कमीशन देखेंगे सिंस 1951 में पहला फाइनेंस कमीशन आया है, सो सिंस 1951 अगर आप देखेंगे तो उसका रोल बहुत चेंज हो चुका है, ड्रामेटिकली चेंज हो चुका है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, बेस्ट एग्जांपल, पहले जो स्केल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और टैक्स प्रोसीड था वो हार्डली 10% ऑफ द टोटल टैक्स था। मतलब सेंटर का टोटल रेवेन्यू का कितना जाता था स्टेट को? 10%, और आज की तारीख में ये जा रहा है 42% के आसपास। आई डू एग्री कि 15th में वो 41 किया गया, उसका रीजन हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट इटसेल्फ शोज कि कितना बड़ा स्केल हो चुका है। इतना ही नहीं, फाइनेंस कमीशन हैज बीन रिकमेंडेड दैट दिस अलोकेशन has been reduced to 41% for Jammu Kashmir purpose. And not only this, फाइनेंस कमीशन को ओवर द ईयर्स बाकी भी कुछ चीज़ों के रेफरेंसेस दिए गए। फॉर एग्जांपल जीएसटी का इम्पैक्ट क्या होगा एंड सो ऑन। दैट इटसेल्फ मीन्स अगर आप देखेंगे 1951 ऑनवर्ड्स या 1950 ऑनवर्ड्स टिल 2023 फाइनेंस कमीशन का रोल चेंज होते गया ड्रामेटिकली। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर लेटेस्ट आपने कहा कि 15 फाइनेंस कमीशन, तो 15 फाइनेंस कमीशन कब अपॉइंट हुआ था और इसके हेड कौन थे? एन.के. सिंह इसके हेड थे। नाउ लिसन, 15 फाइनेंस कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन दिए जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू। आई रिपीट ना, यहाँ पे जो मैंने पहले कहा कि फाइनेंस कमीशन का सबसे पहला काम होता है ये कि सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। मैं रिपीट करता हूं, टैक्स रेवेन्यू जो है वो कितना सेंटर के पास जाना चाहिए और कितना स्टेट के पास। सो कैन आई सिंपली से वर्टिकल डिवोल्यूशन, जिसे आप कहते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन। मतलब क्या? ये फंड ऐसे होंगे जो सेंटर अपना फंड स्टेट्स को देंगे। आई रिपीट अगेन, इट इज कॉल्ड वर्टिकल डिवोल्यूशन, मतलब सेंटर से पैसे स्टेट्स को देंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि 10% से लेके आज ये 42% तक आ चुका है। फॉर 15 फाइनेंस कमीशन ये 41% किया है। उसका कारण है, 1% जो कम किया है उसके पीछे कोई कारण है। प्लीज, बिना कारण कुछ नहीं होता। जो न्यूली फॉर्म यूनियन टेरिटरी है, कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इनके लिए रिसोर्सेस लगेंगे बिकॉज यूनियन टेरिटरी आर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड बाय सेंटर। तो सारा खर्चा, सारा एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? सेंटर के पास। तो डेफिनेटली सेंटर विल नीड फंड्स एंड दैट्स द रीजन वर्टिकल डिवोल्यूशन जो है, मतलब सेंटर से स्टेट को आने वाला हिस्सा 42% से रिड्यूस होके कितना हुआ है? इट इज 41
1%। सो आई होप इसका रीजंस भी क्लियर हुआ है। अब दूसरा मैंने कहा था कि हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, क्या सभी स्टेट्स को इक्वल पैसे मिलते हैं क्या? आंसर इज नो। मिलने चाहिए क्या? अगेन आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज डिफरेंट स्टेट्स है, डिफरेंट स्टेट्स का साइज अलग है, पॉपुलेशन अलग है, उनका डेंसिटी अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। सो देर आर सो मेनी फैक्टर्स। सो ऐसे एक ही पैरामीटर सभी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए 15 फिनेंस कमीशन ने कुछ क्राइटेरिया रखे थे, और वो क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे टेबल में क्लियरली दिखते हैं आपको। क्या क्या है, वन बाय वन करते हैं, और हर क्राइटेरिया को उन्होंने एक वेट दिया है। इनकम डिस्टेंस 45%, क्या है अभी पता चलेगा। पॉपुलेशन, प्लीज लिसन केयरफुली, पॉपुलेशन यहाँ पे 2011 का सेंसस लिया है, 15%। एरिया मतलब एरिया ऑफ द स्टेट, उसको कितना वेटेज दिया है? 15%। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10% एंड टैक्स एफर्ट 2.5%। इसका मतलब क्या है, अभी एक एक करके देखते हैं। What do you mean by income distance? Income distance is a distance of a state's income from the state with the highest income in the country। मतलब एक स्टेट का इनकम और उसे किससे कंपेयर करना है? स्टेट विद द हाईएस्ट इनकम इन द कंट्री। सो ऑब्वियसली जो लो पर कैपिटल इनकम स्टेट रहेगा, उन्हें कम पैसे मिलने चाहिए, ज़्यादा मिलने चाहिए? ऑब्वियसली उन्हें आपको थोड़ा हाईयर शेयर देना चाहिए, सो एज टू मेंटेन द इक्विटी। अगर आप इक्विटी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इक्विटी चाहिए, और इक्विटी चाहिए तो ऑब्वियसली जहाँ जहाँ हमें स्टेट्स को देना चाहिए लोअर इनकम को, उन्हें पैसे वहाँ देने ज़रूरी है। तो इनकम डिस्टेंस क्लियर हुआ। इट इज़ अ डिस्टेंस ऑफ अ स्टेट, डिस्टेंस ऑफ अ स्टेट्स इनकम फ्रॉम द स्टेट विद द हाइएस्ट इनकम। देन कम्स द सेकेंड क्वेश्चन कि सर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस क्या होता है? The terms of reference of the commission required is to population data of 2011. Now listen carefully. पहले क्या होता था? पॉपुलेशन डेटा 1971 का यूज किया था। अब पॉपुलेशन डेटा कौन सा यूज किया? 2011 का। सो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द स्टेट्स को साउथ के ये लग सकता है कि भाई हमने तो पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, तो सेंट्रल की पॉलिसी अच्छी तरह से इंप्लीमेंट किया है, तो इसके वजह से हमें पनिशमेंट होना चाहिए क्या? आंसर इज नो। दैट्स द रीजन जिन्होंने अच्छी तरह से डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस किया है, मतलब states with a lower fertility ratio will score higher on this criteria, मतलब उनको यह बेनिफिट दिया जाएगा। तीसरा है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, मतलब क्या? ये क्राइटेरिया किसके लिए है? कैलकुलेटिंग द शेयर ऑफ डेंस फॉरेस्ट ऑफ ईच स्टेट इन द टोटल डेंस फॉरेस्ट ऑफ ऑल स्टेट, मतलब हर स्टेट में कितना डेंस फॉरेस्ट है, इसके बारे में भी चर्चा होगी। एंड चौथा टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि टैक्स ऑन फिस्कल एफर्ट्स मतलब क्या है? यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स ने कैसे टैक्स कलेक्शन किया है, किसका इफिशियंसी ज़्यादा है? डोंट यू थिंक जिसका इफिशियंसी ज़्यादा है उसे कुछ रिवार्ड भी मिलने चाहिए? यस, तो उसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा की है। तो अगर आप क्लियरली देखेंगे यहाँ पे, तो डोंट यू थिंक अगर हम अभी थोड़ा और पीछे जाते हैं, 14 फिनेंस कमीशन और 15 फिनेंस कमीशन, लिसन, ये डायग्राम एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्लियरली देखते हैं यहाँ पे, ये है 14 फिनेंस कमीशन का और ये है 15 फिनेंस कमीशन। अब दोनों के क्राइटेरिया देखते हैं। 14 फिनेंस कमीशन में पॉपुलेशन को 27.5% वेटेज था, बट पॉपुलेशन के लिए हमने सेंसस कौन सा लिया था? पहले वाला। अगर वही यहाँ पे अगर रखते तो डेफिनेटली कुछ स्टेट्स को लगता कि भाई हमारा पॉपुलेशन तो कम है, तो हमें कम मिलेंगे क्या? इसलिए अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन का ये कम दिया गया है। नाउ इट इज़ 15%। मतलब फिनेंस कमीशन जब काम करता है तो काफ़ी सोच समझ के सबके जो स्टेक होल्डर्स की इच्छा होती है उसको न्याय देने की वो कोशिश डेफिनेटली करता है। मतलब पॉपुलेशन का जो 27.5% था 14 फिनेंस कमीशन में, 15 में वो घट के कितना हो गया? 15%। बट चेंज क्या हुआ? यहाँ पे सेंसस 1971 का लिया था, यहाँ पे 2011 का। 2021 का क्यों नहीं लिया? बिकॉज अभी तक वो आया नहीं है। सो पहला क्राइटेरिया क्लियर हो गया। दूसरा है एरिया। एरिया दोनों जगह पे 15% है, दोनों जगह पे 15% है। देन यू में से किस एरिया में तो जो बड़े स्टेट है उन्हें फ़ायदा होगा, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट का तो नुकसान होगा इसमें, क्योंकि वो छोटे छोटे स्टेट है, या बाकी कुछ स्टेट जो छोटे हैं। वेट फॉर मिनट, डोंट थिंक
यहाँ पे तीसरा क्राइटेरिया फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी भी है, जो पहले 7.5% था, अभी बढ़ के वो 10% हो गया। अब बताओ मुझे, जो स्टेट्स बड़े हैं, फॉर एग्जांपल राजस्थान हो या कोई और स्टेट है जिसमें फॉरेस्ट कम है, कंपेयर टू दैट नॉर्थ ईस्टर्न के कुछ स्टेट में फॉरेस्ट ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये स्टेट अच्छा परफॉर्म करेंगे। दैट इटसेल्फ मीन्स हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। इतना ही नहीं, इनकम डिस्टेंस मैंने कहा था, मतलब आपके स्टेट का ये पर कैपिटल जीडीपी और दूसरे लार्जेस्ट का, इनमें पहले 50% वेटेज दिया था, अब कितना दिया गया उसे, 45%। तो एक और चेंज क्या हो गया, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। मतलब क्या, आपने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कितने कोशिश की, उसके लिए अभी 12.5% वेट दिया गया। अगर आप ठीक तरह से ये देखेंगे, ठीक तरह से प्लीज, 14वें फिनांस कमीशन में ये था 27.5% और यहाँ पे ये 15 दिख रहा है आपको। बट इफ यू ऐड दिस 15 विद दिस 12, डोंट यू थिंक 12.5 प्लस 15 इज 27.5। मतलब कोशिश की है कि नियर बाय इक्विटी आनी चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए। इतना ही नहीं, जो स्टेट टैक्स कलेक्शन या इफिशिएंसी की मैटर के काफ़ी अच्छे हैं, उनके लिए एक और चीज़ यहाँ पे दिखती है आपको, दैट इज 2.5% फॉर टैक्स एफर्ट। सो 14 फिनांस कमीशन और 15 फिनांस कमीशन, आई होप इनका डिफरेंस भी क्लियर हुआ है आपको। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आते भी है, लेटेस्ट ये प्रीलिम में आ चुका है क्वेश्चन कि कौन कौन से क्राइटेरिया यूज किए गए थे, कौन से सही है। आने वाले इसमें यह भी पूछा जा सकता है कौन से क्राइटेरिया को कितना वेटेज है। आई होप इट इज क्लियर। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर और क्या कहा है 15 फिनांस कमीशन ने। पहले बात तो क्लियर हो गई कि वर्टिकल डिवोल्यूशन कितना होगा, 42% के जगह पे 41%। क्यों? बिकॉज ऑफ 2 न्यू यूनियन टेरिटरी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। दूसरा, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के लिए अलग अलग क्राइटेरिया लिए, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन, एरिया, डेमोग्राफिक, टैक्स इफिशिएंसी। इतना ही नहीं, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड सो ऑन। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर और भी कुछ किया है क्या। यस, रिगार्डिंग ग्रांट्स ऑल्सो इन्होंने कहा है कि 17 स्टेट्स को ग्रांट्स मिलेगा वर्थ अराउंड 2.9 लाख करोड़। अराउंड 2.9 लाख करोड़ का ग्रांट्स भी दिया जाएगा। इतना ही नहीं, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट भी दिए जाएंगे, बट ऑब्वियसली इसके लिए कुछ पैरामीटर्स होंगे, फॉर एग्जांपल हेल्थ, एजुकेशन एंड सो ऑन। स्टेट स्पेसिफिक भी ग्रांट्स दिए जाएंगे एज पर द सर्टन criteria around the range of 50,000 crore. Exact figure is 49,599. Then comes the next कि सर लोकल बॉडीज के लिए कुछ चर्चा की है क्या। यस, ग्रांट्स टू लोकल बॉडीज भी कहा गया है। इट इज अराउंड 4.36 लाख करोड़, 4.36 लाख करोड़, दैट मीन्स ह्यूज अमाउंट। इसमें से एक पोर्शन पंचायत को जाएगा और एक पोर्शन जाएगा म्यूनिसिपैलिटी, मतलब एक अर्बन रूरल लोकल बॉडीज और एक रूरल लोकल बॉडीज को जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि ग्रांट्स टू लोकल बॉडी अदर देन हेल्थ ग्रांट्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एंड एरिया। मतलब ग्रांट्स देते समय भी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ग्रांट्स अनुदान ये देते समय भी पॉपुलेशन और एरिया 90% और 10% वेटेज देना जरूरी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी इन्होंने कहा है कि कॉस्ट शेयरिंग एज यूजुअल सेंटर और स्टेट के बीच में होना चाहिए। हिमालयन स्टेट के लिए 90:10 एंड बाकी के लिए 75:25। मतलब क्या बताता हूँ, अगर हिमालयन स्टेट्स जो है उनके लिए 90:10, मतलब 90 कौन देगा, सेंटर, और 10 कौन देंगे, वहाँ के स्टेट। और बाकी स्टेट्स के लिए क्या कहा है उन्होंने, 75 सेंटर एंड 25 बाई स्टेट्स। सो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का भी फंड होना जरूरी है। आंसर इज यस। तो ओवरऑल अगर ब्रीफ में भी देखना है आपको, तो लोकल गवर्नमेंट के लिए 4.25 लाख करोड़ के आसपास, हेल्थ केयर के लिए 1 लाख करोड़ एंड रेवेन्यू डिफिशिएट के लिए 2.9 लाख करोड़। इतना ही नहीं, फिस्कल डिफिशिएट एंड डेट लेवल के लिए भी इन्होंने चर्चा की है कि जो सेंटर का फिस्कल डिफिशिएट है ये कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, इट शुड बी डाउन टू 4%। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इट शुड बी डाउन टू 4% तक वो आना चाहिए। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा की गई है। और क्या कहा है, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के बारे में भी यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन किया है। फॉर एग्जांपल, इनकम एंड एसेट बेस्ड टैक्सेशन शुड बी स्ट्रेंथन। यहाँ पे फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है कि होता क्या है, हम लोग इनकम टैक्स के ऊपर ज़्यादा बोझ डालते हैं, मतलब सैलरीड लोगों के ऊपर।
सो डोंट थिंक क्या इनकम टैक्स पे ही सारा बोझ होना चाहिए या ज़्यादा बोझ होना चाहिए? तो ये जो एक्सेसिव डिपेंडेंस है इनकम टैक्स के ऊपर वो थोड़ा कम करना चाहिए। सो ऑब्वियसली आप कहोगे कि सर देश चलाने के लिए पैसे तो लगते हैं। यस भाई, तो उसका भी सोल्यूशन उन्होंने दिया है। कैसे? कि जो सैलरी के ऊपर जो इनकम टैक्स लगता है इसका डिपेंडेंस थोड़ा कम करो। इसकी जगह पे क्या करना चाहिए? अरे स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस है ना स्टेट के पास, इट इज़ अनटैप पोटेंशियल, इसमें बहुत पैसा आ सकता है। इसको कंप्यूटराइजेशन यूज़ करो, इसको इनकरेज करो तो इसमें काफ़ी सारा पैसा आ सकता है। मतलब इनकम टैक्स का डिपेंडेंस कम करो, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का बढ़ाओ। इतना ही नहीं, जीएसटी के बारे में भी उन्होंने कहा है कि द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बिटवीन इंटरमीडिएट इनपुट्स एंड फाइनल आउटपुट नीड्स टू बी रिजॉल्व। जीएसटी रेट्स के बारे में भी उन्होंने चर्चा की कि मल्टीपल रेट से ज़्यादा बेटर सिंगल रेट होने चाहिए। नॉट ओनली दिस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिस के बारे में भी उन्होंने कहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क होना चाहिए और इंडिपेंडेंट फाइनेंस काउंसिल होना चाहिए रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिस के बारे में, जो सेंटर एज वेल एज स्टेट्स के रिकॉर्ड्स एसेस कर सकता है। तो रिकमेंडेशन काफ़ी अच्छी है। कोई अदर रिकमेंडेशन दिए क्या? यस, और भी रिकमेंडेशन दिए फाइनेंस कमीशन ने हेल्थ के बारे में। हेल्थ इज, लिसन केयरफुली, हेल्थ इज अ सब्जेक्ट विच फॉल्स अंडर स्टेट लिस्ट, बट डोंट थिंक कोविड-19 की वजह से इतना तो पता चला कि सिर्फ स्टेट इसे हैंडल नहीं कर सकते। ऐसे पैंडेमिक को कोई स्टेट नहीं हैंडल कर सकता। इसके लिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ही कोऑपरेशन जरूरी है। तो आपको नहीं लगता कि हेल्थ जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है वो कंकरेंट लिस्ट में होना चाहिए? मतलब जहाँ पे स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। यहाँ पे कमीशन ने रिकमेंड किया है कि स्टेट को जो हेल्थ के ऊपर जो खर्चा करना है, इट शुड इंक्रीज टू 8% ऑफ देयर बजट। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। हेल्थ और एजुकेशन पे अगर आप खर्चा करोगे तो उसका फ़ायदा डेफिनेटली आने वाले जनरेशन्स में आपको देखने को मिलता है। तो कितना खर्च करने के लिए कहा है स्टेट को? 8% ऑफ देयर बजट। इतना ही नहीं, एक और अच्छी रिकमेंडेशन की है। क्या? ऑल इंडिया मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन यूनिवर्सिटीज। ऑल इंडिया मतलब क्या? ऑल इंडिया सर्विस कितनी है? 3 है, आईएएस, आईपीएस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। प्लीज याद रखना, इंडियन फॉरेस्ट ना फॉरेन सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस कौन क्रिएट कर सकता है? पार्लियामेंट बाय लॉ अंडर आर्टिकल 312, राज्यसभा में वो इनिशिएट होता है। ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो जैसे आईएएस आईपीएस एक स्टील फ्रेम माना जाता है, काफ़ी अच्छा चीज़ माना जाता है रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन, वैसे अगर हम लोग डोंट यू थिंक ऑल इंडिया मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस करते हैं तो हेल्थ सेक्टर में भी एक यूनिफॉर्मिटी आ सकती है। तो फाइनेंस कमीशन ने ये भी रिकमेंड किया है कि ऐसा एक सर्विस होना ज़रूरी है। ये भी एक अच्छा रिकमेंडेशन मुझे लगता है। इसके ऊपर अभी तक तो कुछ डिसीजन नहीं हुआ है। नेक्स्ट, डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए फंडिंग के लिए उन्होंने कहा है क्या? अ डेडिकेटेड नॉन लैप्सेबल फंड होना चाहिए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नॉन लैप्सेबल फंड? लिसन केयरफुली। नॉन लैप्सेबल मतलब क्या होता है? सपोज आपको मैंने बजट में 100 रुपए दिए, उसमें से आपने 80 रुपए खर्च किए साल में, तो कितने बचे? 20 रुपए। नॉर्मली क्या होता है, जो बचा होता है वो वापस ट्रेजरी में चला जाता है, तिजोरी में, सिंपल भाषा में। यहाँ पे नॉन लैप्सेबल मतलब वो 20 आपके साथ कंटिन्यू रहेगा। सो इज इट अ गुड आइडिया? यस, फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ गुड आइडिया, बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें हो रही है उससे डिफेंस पे तो ऑब्वियसली ध्यान देना ज़रूरी है। तो यहाँ पे डिफेंस के लिए उन्होंने कहा है कि नॉन लैप्सेबल फंड होना चाहिए फॉर मॉडर्नाइजेशन फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, एंड इसका अलोकेशन आपको करना होगा। नॉट ओनली दिस, जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है उसके बारे में भी कहा गया कि इसके लिए भी थ्रेशोल्ड होना चाहिए और धीरे धीरे ये क्या होने चाहिए? स्टॉप होने चाहिए। तो ये भी आइडिया अच्छा है। यस, देन कम्स द नेक्स्ट कि सर 15th फिनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन तो देख ली, काफ़ी अच्छी रिकमेंडेशन देखी, बहुत सारे चेंजेस है। बट अभी 15th फिनेंस कमीशन कहाँ तक है? 21, 25, 26 के लिए, अप टू 5 years के लिए है वो। अब 16 तो आ चुका है, अब वो रिपोर्ट देगा अगले साल अक्टूबर 31 तक, 2025 तक। उसके सामने क्या चैलेंजेस है? कुछ है क्या? कुछ चेंजेस हुए क्या? यस, अगर आप देखेंगे 15 फिनेंसिंग कमीशन आने के बाद भी, रिकमेंडेशन आने के बाद भी बहुत सारे चेंजेस है जो आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोविड-19 इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल कि इतना बड़ा पैंडेमिक होता है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ स्टेट, लोकल बॉडी या देश पे नहीं होता है, इंटरनेशनल लेवल पे होता है। सो इससे हैंडल करना, आई डू एग्री कि 100 साल में एक आध बार आने वाली ये बीमारी है या एक क्राइसिस है,
बट है तो ऐसे क्राइसिस को अगर आती है तो उसे डील कैसे करना चाहिए, ये भी तो 16 फाइनेंस कमीशन को सोचना पड़ेगा। इनके सामने हो सकता है ये। दूसरा, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस बहुत हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे, एक साइड में रशिया यूक्रेन दोनों के बीच में वॉर चल रहा है, दूसरे साइड में इजराइल हमास के बीच में वॉर चल रहा है, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया है, आप देख सकते हैं। तीसरा, रेड सी में हुतीज जो है वो अटैक कर रहे हैं कमर्शियल सी लाइंस पे, उसका भी वीडियो मैंने पोस्ट किया है। सो डोंट थिंक एट अ टाइम दुनिया में अलग अलग जगह पे जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हो रहे हैं। नॉर्दर्न बॉर्डर में अगर हम जाते हैं भारत के ही, तो चाइना का एग्रेशन देख रहे हैं हम लोग। सो डोंट थिंक जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस भी तो है, इसका इम्पैक्ट भी तो इकोनॉमी पे होता है। लिसन केयरफुली, इन ए ग्लोबलाइज वर्ल्ड कोई बोल नहीं सकता कि मैं अलग रहूंगा। वहाँ कुछ होता है हमास का या रेड सी में, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आपको इंडिया में भी दिखेगा। देन आता है गवर्नमेंट का डेट टू जीडीपी रेशियो। रिसेंटली आईएमएफ ने भी कहा था कि इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो काफ़ी बढ़ चुका है। सरकार के अनुसार ये फिगर 80% से आसपास है, बट स्टिल इट इज़ हाई। इतना ही नहीं, बहुत सारे स्टेट्स है जिनका फिजिकल इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा है। सो डोंट यू थिंक बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो 16 फाइनेंस कमीशन को देखनी पड़ेगी, जो 15th के बाद आ चुकी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 16 फाइनेंस कमीशन में डिस्कशंस होंगे क्या? यस। अभी तक क्या डिस्कशन होंगे उन्होंने बताया नहीं, बट हम गेस कर सकते हैं। यस, क्या वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मैंने पहले भी कहा था कि सेंटर से ओवरऑल स्टेट्स को कितने फंड्स आएंगे। अभी कितने आते हैं? 42%। ये 41% क्यों हुआ है मैंने ऑलरेडी बताया, बिकॉज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं क्या? मुझे नहीं लगता, बिकॉज अल्टीमेटली सेंटर को भी तो देश चलाना है, डिफेंस है, बहुत सारे इश्यूज उनके पास है, तो सेंटर को भी फंड्स लगेंगे। तो यहाँ पे और ज़्यादा कुछ बढ़त हो सकती है क्या? ड्रास्टिकली बहुत की 60% वगैरह लगता तो नहीं है। तो कहाँ पे और चेंजेस हो सकते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, यस। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या? सारे स्टेट्स को इक्वल मिलता है क्या? नहीं। स्टेट्स में जो फंड्स दिया जाता है उसके अलग अलग क्राइटेरिया, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया, पॉपुलेशन हो या एरिया हो या आपका इनकम कलेक्शन का एफर्ट्स हो, आपका डेमोग्राफी हो, फॉरेस्ट हो, ऐसे इसमें चर्चा हो सकती है। डेफिनेटली चर्चा हो सकती है, इसमें कुछ एडिशन हो सकता है या नहीं हो सकता। दूसरा फैक्टर जो मुझे लगता है वो है सेस एंड चर्चाज। अब ये होता क्या है? सेस मतलब ये टैक्स ऊपर टैक्स होते हैं दोनों, तो दोनों में अंतर क्या है? सेस में जो होता है, जिसके लिए वो सेस होता है उसी के लिए वो खर्चा किया जाता है, इसमें ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। दोनों का इनकम किसे जाता है? सेंटर को जाता है। सो डोंट थिंक सेस और सरचार्ज के थ्रू अगर सेंटर ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर रहा है तो स्टेट के पास पैसे डेफिनेटली कम आएंगे। तो शायद इसके ऊपर कोई लिमिट हो या इसमें से कुछ स्टेट को मिले, इसके ऊपर डिमांड रेज हो सकती है। तीसरा, डोंट यू थिंक डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो कम होना ज़रूरी है? आई डू एग्री, भारत काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, बट स्टिल वो 80% से नीचे और नीचे आना ज़रूरी है। इतना ही नहीं, FRBM को अमेंड करने का, री एग्जामिन करने की ज़रूरत है क्या? उसके बारे में भी चर्चा हो सकती है। और एक बहुत बड़ा इश्यू जो बार बार चर्चा में आता है, क्या? फ्रीबीज के बारे में। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर फ्रीबीज क्या होता है? लिसन केयरफुली, डोंट थिंक अभी इलेक्शन आने वाले हैं। सो इलेक्शन के टाइम पे नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी कुछ वादे करते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वॉटएवर। तो इसमें कभी कभी फ्री चीज़ें की भूले जाते हैं। कोई बोलता है मैं टीवी दूंगा, कोई वीडियो या कोई मिक्सर या कुछ और। तो क्या ये फ्रीबीज देना ज़रूरी है क्या? लिसन केयरफुली, अगर स्टेट लेवल पे आप फ्रीबीज के प्रोमिस करते हो तो इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है। क्या? डोंट यू थिंक स्टेट के फाइनेंसेस क्या इतने अच्छे हैं, क्या वो ये सारा हैंडल कर सकते हैं? क्योंकि अगर फ्रीबीज का मतलब क्या, हमारी सरकार आने के बाद हम देंगे, मतलब हमारी सरकार देगा, मतलब स्टेट के ही जो ट्रेजरी है उसमें से ही खर्चा होगा, बट ट्रेजरी में ही ज़्यादा पैसा नहीं होगा तो क्या? फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे स्कीम्स भी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे एंड सो ऑन। मतलब आपके पास फिनेंसेस अच्छे हैं तो नो डाउट करो आप, बट आपके पास फिनेंसेस नहीं तो
तो क्या इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए क्या, इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रेंट होना चाहिए क्या, ये भी एक हो सकता है। बट दूसरी साइड भी हमें देखनी चाहिए। दूसरी साइड क्या कहेगा, सर आपको वो फ्रीबीज लगता है, बट फ्रीबीज फॉर वन कैन बी अ वेलफेयर फॉर अदर। मतलब आपके लिए फ्रीबी है बट सामने वाले के लिए शायद वो वेलफेयर स्कीम हो। यस, इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट, ये हमें मानना चाहिए। और हम हमेशा बोलते हैं कि इक्विटी इंपॉर्टेंट है, और वेलफेयर स्टेट में ऑब्वियसली जो वीकर सेक्शन है उन्हें मदद तो मिलनी ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, शायद आपको लगेगा, से फॉर एग्जाम्पल वन एग्जाम्पल, कि मैंने अगर बच्चों को टैब दिया म्यूनसिपालिटी के या जिला परिषद के, तो सर ये तो फ्री भी है। यू मे फील इट बिकॉज आप आईपैड यूज़ कर रहे हो या सैमसंग यूज़ कर रहे हो, बट जिनके पास वो एक्सेस ही नहीं है, शायद उनके लिए पूरी दुनिया का एजुकेशन ओपन हो सकता है। सो फ्रीबीज फॉर वन कैन बी वेलफेयर फॉर अदर। सो ये इतना भी आसान इशू नहीं है, ये जटिल इशू है, इसके ऊपर काफ़ी डिबेट होना ज़रूरी है। तो शायद इसके ऊपर भी चर्चा हो सकती है क्या? यस। देन कम्स द नेक्स्ट एंड दैट इज लास्ट, दैट इज कंक्लूजन, कि सर जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई थी तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले के मन में क्या चल रहा था रिगार्डिंग फाइनेंस कमीशन। लिसन, उन्होंने तो डेफिनेटली किसके बारे में सोचा होगा, एक तो वर्टिकल फाइनेंसेस के बारे में, दैट इज फ्रॉम सेंटर टू स्टेट एंड टैक्सेशन पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह, और दूसरा हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस। हॉरिजॉन्टल मतलब अमंग स्टेट्स। डोंट थिंक अमंग स्टेट्स इक्वालिटी होनी चाहिए, इनइक्वालिटी कम होनी चाहिए। इतना ही नहीं, अलग अलग स्टेज पे डेवलपमेंट में है, तो ऑब्वियसली एक स्टेट कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दूसरा चीज बहुत पीछे है, तो क्या जो पीछे है उसे पीछे ही छोड़ना चाहिए क्या? आंसर इज नो, वी शुड एंश्योर इंक्लूसिवनेस। सो कैन आई सिंपली से, फाइनेंस कमीशन का अगर की मैंडेट पूरे वीडियो में मुझे अगर बोलना है तो एक वर्ड में बोल सकता हूं मैं, दैट इज इंक्लूसिवनेस। मतलब फाइनेंस कमीशन को कैसे काम करना चाहिए, इंक्लूसिवनेस, सबको साथ लेके चलना चाहिए। और इसके पीछे और भी एक कारण है, क्या? पहले प्लानिंग कमीशन था, 2014 के बाद प्लानिंग कमीशन नहीं, अब नीति आयोग है। प्लानिंग कमीशन पूरे देश के लिए प्लान करता था, इट यूज्ड टू बी कंसिडर्ड एज अ आर्म चेयर एडवाइजर, एडवाइजरी बॉडी, लेकिन स्ट्रांग। अब तो प्लानिंग कमीशन नहीं है, तो डोंट थिंक आफ्टर एबॉलिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन ही लिटरली आर्किटेक्ट हुआ इंडिया का फिस्कल इश्यूज का, एंड दैट इज रियली ट्रू। लिसन केयरफुली, दो फाइनेंस कमीशन इज एन एडवाइजरी बॉडी, बट इसकी रिकमेंडेशन नॉर्मली सरकार एक्सेप्ट करती है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सर मेंस के लिए क्या आ सकता है? मेंस के लिए क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन। मतलब 16 फाइनेंस कमीशन के सामने क्या क्या चैलेंजेस है आपको लिखना है, जैसे कि हमने वीडियो में डिस्कस किया है। एंड लास्ट विल बी प्रिलिमिनरी क्वेश्चन, कि कंसीडर द फॉलोइंग, जो लेटेस्ट इसी साल आ चुका है, कि फाइनेंस कमीशन जो 15th है उसने अलग अलग क्राइटेरिया बताए थे, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, गवर्नमेंट रिफॉर्म, स्टेबल गवर्नमेंट एंड टैक्स एंड फिस्कल रिफॉर्म। इसमें से कौन से क्राइटेरिया देयर अदर देन पॉपुलेशन, एरिया एंड इनकम डिस्टेंस, कितने ट्रू है? ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, ऑल 5? अगर आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।